Hello everyone, a very good evening to all of you here. I am Divya Sharma and today we are going to do the last session for at least for SSC CGL 2019 Tier 3 and today since it's the last session and day after tomorrow is your exam, we will discuss some important things like how to avoid UFM and what are the last minute tips, and you'll also revise the formats and all. So please be with me in this session, and also I thank you all for the response on my Instagram post. और जितने भी क्वेश्चंस थे, कॉमन क्वेश्चंस थे, वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं आज के सेशन में। और जो भी मैं आप लोगों के क्वेश्चन पेपर आंसर शीट्स चेक करते रहती हूँ, उसके भी जो मेरे को लगता है कॉमन प्रॉब्लम्स वगैरह रहती हैं, वो सब भी हम आज डिस्कस करेंगे। सो बी विद मी। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जिससे कि आपके सारे डाउट्स यूएफएम को लेकर क्लियर हो जाएंगे, वो ये है। ठीक है, इसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगी, बट ये मेजर चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये जो नोटिस है एसएससी की वेबसाइट से मैंने सीधा लिया है, आप खुद भी देख सकते हैं। अक्टूबर आई थिंक 2021 को ये नोटिस आया था, और इस नोटिस में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है कि क्या यूएफए में कंसीडर होगा क्या नहीं होगा। इसके बावजूद मार्केट में, और अगर आप वेरियस वेबसाइट से पढ़ेंगे या मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी बहुत चीज़ें बोले जा रही हैं या डराया जा रहा है, प्लीज़ डरिए मत, एटलीस्ट इस नोटिस को ध्यान में रखिए। तो इसमें जो नोटिस है, इसमें आपको स्कीम दी हुई है, पेन एंड पेपर मोड, डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए क्या लिखा है, राइटिंग ऑफ एसे प्रेसी, ये जो चीज़ है, लेटर एप्लीकेशन एटसेट्रा। प्लीज नोटिस दीज थिंग्स, प्रेसी भी दिया हुआ है, एटसेट्रा भी दिया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें मैं जब कवर करवा रही थी, जब मैंने आरसीज कवर करवाए हैं, आपको प्रेसी कवर करवाए हैं, तब बहुत लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं ये चीज़ कि प्रेसी कब से आने लगा ये। तो अब आप नोटिस में देख रहे हैं, अगर नोटिस में कोई चीज़ मेंशन्ड है, वो सिलेबस आपको दे रहा है, तो वो सिलेबस तो आपको प्रिपेयर करके जाना ही चाहिए। सिर्फ इसके बेसिस पे कि पहले क्या आया है, उस बेसिस पे प्रिपेयर करना ठीक नहीं है, और प्रिपरेशन एनीवे वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आपने प्रेसी में भी कोई टॉपिक या पैसेज पढ़ लिया है, उसका ऐसे आ जाता है, तो वो भी आपके काम आएगा। हो सकता है कि ऐसे आए ही ना, हो सकता है प्रेसी आ जाए, हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाए, हो सकता है कि कोई और राइटिंग की चीज़ आ जाए, नोटिस वगैरह कोई ऐसी चीज़ें आ जाए। बट स्टिल कीपिंग इन माइंड कि जो बैंक एग्जाम्स के जो फॉर्मेट्स रहते हैं, तो उसमें आरसीज आते हैं, इसलिए मैंने आरसीज कवर करवा दी, एटसेट्रा वाले पार्ट के लिए प्रेसी कवर करवा दिए। आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी हैं, और मैंने देखा यूट्यूब पे भी और लोग इन चीज़ों पे ध्यान इतना नहीं दे रहे हैं, प्रेसी राइटिंग पे और इनफॉर्मल लेटर वगैरह इन चीज़ों पे। तो आप वो सब मेरे सेशंस देख चुके हैं, आज भी मेरा 30th सेशन है। इससे पहले 29 सेशंस हो चुके हैं, जिसमें मैंने कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं बताकर, सिर्फ आपको कोई टिप्स वगैरह ज़्यादा नहीं, बस आपको मैंने ऐसे वगैरह लिख कर खुद से बताए हैं। सारे ऐसे, सारे प्रेसी, सारे लेटर्स मैंने खुद से लिखे हैं, और इन चीज़ों पे फोकस किया है। तो आई थिंक यू कैन ट्रस्ट माई एक्सपर्टीज इन दिस मैटर, और आप जाके वो देख सकते हैं। और लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए भी वो काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर आप 1.5 2x स्पीड पे देख लें तो। देखिए, मुझे तो इस चीज़ से कुछ नहीं मिल रहा है, बट आई एम श्योर कि अगर आप ये चीज़ें देख लेते हैं, और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने करंट वगैरह सब कवर करवा रखा है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर टाइम अलाउड 60 मिनट्स, एंड आपको पता ही होगी ये चीज़, और 1 hour 20 minutes मिलेंगे जिनको स्क्राइब की ज़रूरत है। एंड ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो यू कैन रीड अबाउट इट। देन प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग दैट ईदर इन हिंदी और इन इंग्लिश आपको ये पेपर करना है। अगर आप पार्टली इन हिंदी या पार्टली इन इंग्लिश करते हैं, तो ये यूएफएम में काउंट होगा एंड यू विल बी अवॉर्डेड 0 marks। प्लीज़ फोकस ऑन यूएफएम इन दिस केस। ठीक है, आपको 0 marks मिलेंगे अगर आपने पार्ट हिंदी पार्ट इंग्लिश किया, जैसे 2 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, पहले इससे पहले 2 क्वेश्चंस ही आए हैं, बट अगेन मैं कह रही हूँ कि आप फिक्सेटेड होकर मत जाइए कि 2 ही क्वेश्चंस आएंगे। पहले जो आया है उसके बेसिस पे ये है कि 2 क्वेश्चंस आएंगे, 50 marks ईच।
हो सकता है बढ़ा भी दें, हो सकता है कम तो करेंगे, 100 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं आएगा तो 2 तो मिनिमम है ही है, बाकी 3 भी हो सकते हैं। तो 50 मार्क्स ईच का आप ये मान के चलें। और आप ऐसा नहीं करें कि आपको एक चीज़ हिंदी में कर दें, एक चीज़ इंग्लिश में कर दें, या कहीं कहीं पे मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, आप हिंदी के जो लिखते हैं उसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश ना कीजिए, इंग्लिश में भी हिंदी वर्ड्स यूज़ करने की ना कोशिश कीजिए। तो आपको पूरा पेपर एक ही लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना करेक्ट रोल नंबर और कवर पेज पे मेंशन करें। उसके अलावा जो भी सिग्नेचर है या लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है, वो सब चीज़ें रेलिवेंट जगहों पर दें। और आंसर बुक जहाँ पे रोल नंबर, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन नहीं होगा वहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा भी CHSL के केस में ये चीज़ें आई थी कि जैसे मान लो इन्विजिलेटर का बॉक्स है, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर का बॉक्स है, आपने उसमें साइन कर दिया तो भी UFM है। तो आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ें, क्लियरली पढ़ें अपने इन्विजिलेटर से। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप टाइम पे पहुँचें, पहली बात तो मैं यही बोलूँगी, टाइम पे पहुँचें ताकि आप दिमाग से एकदम क्लियर हो, आपको कोई भी इस चीज़ की घबराहट ना हो कि मेरे को क्या कैसे करना है। आप पेपर अपने सामने रखिए। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि एक ही आंसर बुकलेट, एक बुकलेट आपको मिलेगी, क्वेश्चन पेपर अलग से नहीं मिलता। तो आपको एक पूरी प्रॉपर बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी। उस बुकलेट में एक पर्चा लगा होगा बाहर, मतलब यू कैन नॉट ओपन इट टिल एग्जाम का टाइम शुरू होता है। उससे पहले आपको टाइम दिया जाएगा जो बुकलेट का फ्रंट पेज होता है उसको फिल करने का, जो कवर पेज होता है उसको फिल करने का। तो उस कवर पेज में आप बहुत ध्यान से केयरफुली अपना सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और रोल नंबर वगैरह जो भी चीज़ उसमें मेंशन है बहुत केयरफुली भरे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क द इन्विजिलेटर, अपने डाउट्स क्लियर करें। और जब तक कि मतलब आपको बुकलेट खोलने को बोला ना जाए तब तक बुकलेट ना खोलें। और ध्यान से ये चीज़ें करें क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। आपने अंदर कितना भी अच्छा लिखा हो, बाहर कि आप अगर कोई मिस्टेक कर देते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं। और ये अगर नोटिस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है तो आपको ये फॉलो करना है। मैं इस बार पे बार बार बोलूँगी कि जो नोटिस पे मेंशन है ये 3 पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके अलावा चीज़ों पे आप इतना ध्यान ना दें तो भी चलेगा। दूसरा, कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, एग्जाम्पल नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कुछ भी इनसाइड द आंसर बुक। The candidates who fail to adhere to these instructions again will be awarded 0 marks even if marks are awarded during the evaluation process. तो आपको किसी भी तरह का आइडेंटिफिकेशन मार्क, अपना मोबाइल नंबर, रोल नंबर, नाम, पता कुछ भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो प्लीज़ इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, इन चीज़ों का ध्यान रखें एग्जाम के वक्त, और काफ़ी क्रूशियली साबित हो सकती हैं। अब हाउ टू अवॉइड UFM ये मैं डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से लोग ये नहीं पूछते हैं कि ऐसे कैसे लिखे, प्रिपेयर कैसे करें। लोग ज़्यादातर UFM के लिए ही डरे हुए हैं कि UFM को कैसे अवॉइड करें, कैसे अवॉइड करें। सबसे पहली चीज़, 1 लैंग्वेज ओनली बता चुके हैं। रोल नंबर, LTI, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कोई पर्सनल आइडेंटिटी मार्क ना छोड़ें। उसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का रियल या इमेजिनरी नेम आंसर शीट में नाम लिखें। जो आपको क्वेश्चन में दिया है सिर्फ वही लिखें। स्टिक टू द फॉर्मेट ऑफ द लेटर, जो फॉर्मेट है वही दें। फॉर्मेट में अभी आगे डिस्कस भी कर लूँगी। नो स्ट्रे मार्क्स इन द कॉपी, कहीं पर भी इस तरह के कोई मार्क्स या स्टार या कुछ भी जो भी आपके बनाने की आदत हो वो तरह के वो स्ट्रे मार्क्स कॉपी में ना डालें। और उसके अलावा वर्ड लिमिट एक्सीड ना करें। CHSL में देखा गया है कि वर्ड लिमिट एक्सीड करने पर भी 0 मार्क्स अवॉर्ड किए गए हैं। तो प्लीज़ कीप इन माइंड दीज थिंग्स। बहुत सिंपल चीज़ है, UFM बहुत डरने वाली चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आप इतने रूल्स जो मैंने ये लिखे हैं वो फॉलो कर लेंगे तो ट्रस्ट मी UFM नहीं लगेगा। फिर एक चीज़ और मैं बता दूं, इससे मेरे को याद आया कि बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि अगर सेंडर्स एड्रेस ना दिया हो तो क्या करना है। मैं वैसे ये भी डिस्कस कर लूँगी, सेंडर्स एड्रेस वगैरह ना दिया हो। व्हाट इफ एड्रेस एंड नेम इज़ नॉट गिवन, सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है। देखिए, पहली चीज़ यकीन मानिए, अगर SSC अपने नोटिस में लिख रहा है कि आपको कोई भी नेम, एड्रेस वगैरह नहीं मेंशन करना है तो वो क्यों आपको एक ऐसे पोजीशन में डालेंगे जहाँ पे आपको नेम एड्रेस खुद से लिखना पड़े। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, पिछली बार अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें एड्रेस नेम ऑलरेडी दिया गया है।
इस बार भी दिया जाएगा, तो प्लीज़ डोंट वरी कि एड्रेस और नाम ना दिया हो तो क्या करना है, वो दिया होगा। पिछली बार भी कंफ्यूजन इस बात पे हुई थी कि जो लेटर का फॉर्मेट है उसमें एक ही एड्रेस दिया था और दूसरा एड्रेस आपने खुद से बना लिया था, रिसीवर्स एड्रेस लोगों ने खुद से बना लिया था, लेकिन वो रिसीवर्स एड्रेस की ज़रूरत थी ही नहीं क्योंकि वो एक इनफॉर्मल लेटर था, आपने फॉर्मेट फॉलो नहीं करा है। ठीक है, तो अगर आप अगर फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे, आपको फॉर्मेट ही नहीं पता है और आप फालतू में एक एड्रेस डाल देंगे तो ऑब्वियसली यूएफएम हो जाएगा, राइट। तो प्लीज जो भी मेंशन्ड है नेम एड्रेस वो मेंशन कीजिए, वो मेंशन्ड होगा, इन ऑल केसेस होगा। अगर इतना नहीं होता तो नोटिस में क्यों डालते एसएससी, राइट। तो आपका ये सिचुएशन नहीं अराइज होगा XYZ एग्जाम हॉल ये सब लिखने की, डोंट वरी अबाउट इट, इट विल बी मेंशन्ड, इट हैज ऑलवेज बीन मेंशन्ड। प्लीज रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, डू नॉट गेट फूल्ड बाय whatever rumors are spreading in the market. Then next चीज, what comes before salutation or subject? देखिए टेक्निकली बोथ आर अलाउड टेक्निकली, सैल्यूटेशन सब्जेक्ट दोनों ही अलाउड है, पहले लिखना बाद में लिखना। लेकिन जो एक कहते हैं ना परंपरागत चलता आ रहा है तो उसमें आपका सैल्यूटेशन नीचे और आप सब्जेक्ट ऊपर लिख देंगे, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी सेफ, अगर आपको खेलना है तो सब्जेक्ट पहले और सैल्यूटेशन बाद में, ये आप ज़रूर चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, कैन वी राइट इन लेटर समथिंग लाइक इट हैपन टू ब्रदर व्हेन वी वर इन राजस्थान? देखिए किसी भी तरह का प्लेस वगैरह मेंशन करने से बचें, हैपन टू ब्रदर अगर आप कुछ ऐसी वेग स्टेटमेंट दे रहे हैं इनफॉर्मल लेटर में एक स्टोरी क्रिएट करने के लिए, आई थिंक दैट शुड बी एक्सेप्टेबल, दैट हैज टू बी एक्सेप्टेबल। इवन आई क्रिएटेड अ स्टोरी, बट अगेन यू कैन मेंशन कि इट हैपन टू ब्रदर व्हेन वी वर इन दैट प्लेस। तो मतलब ट्राई नॉट टू राइट मेंशन एनी नेम, ठीक है, एंड ट्राई नॉट टू मेंशन एनी प्रॉपर नाउन्स, इफ यू गेट व्हाट आई मीन। कोई प्रॉपर नाउन्स ना दीजिए, कॉमन नाउन्स तो आप दे सकते हैं और देने भी पड़ेंगे, अदरवाइज आप कैसे लेटर देंगे, लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज, फोर्थ क्वेश्चन, डू वी हैव टू राइट नेम ऑफ न्यूज़पेपर ऑन आवर ओन इफ लेटर टू नेशनल डेली इज आस्क्ड? देखिए पहली बात तो नेशनल डेली अगर लिखा होगा तो आपको या तो न्यूज़पेपर का नाम दिया होगा, नहीं दिया होगा, इन दैट केस बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नेशनल डेली का नाम लिखने की जगह सिर्फ द नेशनल डेली लिख दीजिए। अगर सिर्फ इतना मेंशन्ड है तो नेशनल डेली लिख दीजिए, इस पर क्या यूएफएम हो सकता है बताइए? आपने अपनी तरफ से इन्वेंट नहीं की ना ये डिटेल, तो सिर्फ आप नेशनल डेली लिख के छोड़ दीजिए, डू नॉट राइट टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदू वगैरह ये सब लिखना अवॉइड कीजिए, द नेशनल डेली एज इट इज लिख दीजिए। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि विल दे आस्क अस टू राइट ऑन इंटरनेशनल इश्यूज? देखिए सिलेबस कहीं पे भी आपको टॉपिक्स मेंशन नहीं करता है कि क्या टॉपिक्स आएंगे, बट सिंस ये एसएससी मतलब जो एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, I don't think they will go to the extent of giving something which is very specific. They will go to the extent of giving something very general. ठीक है, काफ़ी जनरल इशू आने का ज़्यादा चांस है, ज़्यादा इंटरनेशनल इशू आने का आई डोंट थिंक इतना चांस है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर इंटरनेशनल इशू आता भी है तो कोई ऐसा इशू आएगा जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा जिसकी चर्चा है, और आई थिंक कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, उसके लिए आपसे कुछ इंटरनेशनल पूछा जाएगा। नेशनल इश्यूज ही इतने सारे हैं कि मुझे नहीं लगता इंटरनेशनल जाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। तो आप जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं, उन्हीं पे फोकस कीजिए। इंटरना भी वैसे भी 1-2 दिन बचे हैं, और टीयर 2 के, मेरे को पता है टीयर 2 की तैयारी के चक्कर में टीयर 3 पे लोगों ने फोकस नहीं किया है, तभी बार बार कह रही हूँ कि जो सेशंस हो चुके हैं वो देख लीजिए। इंटरनेशनल इशूज़ मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन सिक्स क्वेश्चन है, इफ वी राइट पीएम्स नेम इन एनी गवर्नमेंट स्कीम विल इट बी काउंटेड एज यूएफएम? मैं आपको ये बोलूंगी, प्लीज अवॉइड राइटिंग एनी प्रॉपर नेम, अवॉइड राइटिंग एनी प्रॉपर नाउन, डू नॉट राइट एनी नेम्स। तो आप पीएम मोदी लिखने की जगह, हालांकि मैंने भी कुछ सैंपल्स में शायद ही गलती की है कि पीएम मोदी लिखा है, बट मैंने काफ़ी इस यूएफएम वगैरह के बारे में पढ़ा और मुझे लग रहा है कि आप अगर मोदी ना मेंशन करें तो सही है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मेंशन करके छोड़ दीजिए। प्राइम मिनिस्टर आप लिख सकते हैं, मोदी या किसी भी मिनिस्टर का नाम लिखना अवॉइड कीजिए। फिर अगेन a very requested question, very common question कि how to calm ourselves when unexpected topics are asked in the exam? See,
अनएक्सपेक्टेड टॉपिक में सही बताऊं तो हमारे टाइम पे भी आ गया था वो अर्थक्वेक वाला, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि टॉपिक बड़ा इजी था बट एक्सपेक्टेड नहीं था कि हार्डली एनीवन हैड प्रिपेयर्ड। और मैं बताऊं तो मैंने उससे पहले एक प्रेसी किया था, मैंने पहले भी शायद आपको ये बात बताई होगी कि मैंने एक प्रेसी किया था, उसमें मैंने अर्थक्वेक पर पढ़ा था, तो वो प्रेसी मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक कर गया और मैंने वो ऐसे बहुत कंफर्टेबली और इजीली लिख दिया था। तो अनएक्सपेक्टेड टॉपिक एज सच कुछ डिफिकल्ट नहीं आएगा। आपको मैं बता रही हूँ कि टॉपिक अनएक्सपेक्टेड भले ही हो बट वो डिफिकल्ट नहीं होगा या कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको बिल्कुल जिसके बारे में आइडिया ना हो, ऐसा टॉपिक नहीं आने के चांसेस हैं। कोई बहुत ही जनरल टॉपिक आएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए, CGL, CGS, CHSL या फिर इवन जो बैंक में पेपर्स जो एग्जाम्स में जो टॉपिक्स आते हैं वो काफ़ी हद तक जनरल टॉपिक्स आते हैं। अनएक्सपेक्टेड भले ही हो सकता है, तो अपने आप को इस सोच के काम करो कि ठीक है अगर ये अनएक्सपेक्टेड है तो सिर्फ मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं है, सबके लिए अनएक्सपेक्टेड है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कंपटीशन है। अगर इस समय हाईएस्ट मार्क्स देखिए, अगर मेरे 76 आउट ऑफ 100 आए थे सपोज, उस समय इतना ज्यादा मार्क्स मतलब लोगों का एवरेज 60 था, तो उतने मार्क्स मेरे लिए थोड़े अबव एवरेज हो गए। मैं अपने आप को मैं ये नहीं मानती कि 76 बहुत अच्छे मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, लेकिन सिंस कंपेरेटिवली 76 अच्छे थे तो अच्छे थे। हो सकता है कि आप अगर एग्जाम दे रहे हो कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आ जाए तो 60 ही अच्छे मार्क्स बन जाए और एवरेज मार्क्स मान लो 40 चले गए, तो जो मार्क्स हैं वो 60 ही आ जाए, हो सकता है ऐसा भी हो जाए। तो प्लीज इस चीज पे फोकस मत कीजिए कि अनएक्सपेक्टेड आ गया तो अनएक्सपेक्टेड आएगा, सबके लिए अनएक्सपेक्टेड आएगा। जैसे Tier 1 और Tier 2 भी अनएक्सपेक्टेड रहता है, ऐसे Tier 3 भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। बट प्लीज आप इस चीज पे फोकस मत कीजिए, टॉपिक ईजी आएगा, बिल्कुल ही ईजी आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आने के चांसेस है। फिर हाउ डू आई कंक्लूड एसेस, देखिए कंक्लूजन बस वही है कि आप इसको सिंपल रखें। जो भी टॉपिक है किसी को नहीं पता है, आपको उसको थोड़ा सा बताना है कि ये चीज है, उस चीज पर बस उतना सा फोकस करके आप 30 to 40 वर्ड्स में कंक्लूड कीजिए। ज्यादा अपने ऊपर ये बोझ मत लीजिए कि मुझे कोई कोट देना है या मुझे कोई बहुत ही इंप्रेसिव एकदम लाइन लिख देनी है या मेरे को आज ही एकदम राइटर बन जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल एक कंक्लूजन दीजिए। देन हाउ डू आई स्टे विद इन द वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट बहुत बच्चे क्रॉस करते हैं, मैंने देखा है बहुत लोग क्रॉस कर लेते हैं। वर्ड लिमिट में स्टे करने का बस एक ही तरीका है कि आप अपना ड्राफ्ट पहले प्रिपेयर करें कि आपको क्या लिखना है, आप उसके हिसाब से अपने दिमाग में एटलीस्ट एक ड्राफ्ट रखें कि आपको क्या लिखना है, आपका इंट्रो कितना होगा, बॉडी कितना होगा, और पूरा आप लिखते वक्त डिसाइड ना करें। लिखते वक्त डिसाइड मत कीजिए, आप पहले 10 मिनट प्लीज 10-10 मिनट्स लीजिए, 10 मिनट्स आप सोचें और 20 मिनट में आप आराम से लिख सकते हैं। 250 वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। प्लीज टेक टाइम टू थिंक बिफोर पुटिंग पेन टू पेपर, प्लीज, दिस इज द मोस्ट important thing. Then we should mention date in letter writing or not, you should mention, it is a part of the format. If you don't follow format it will be deducted. अगर कोई क्वेश्चन में डेट नहीं दी है कोई बात नहीं, जो आपके एग्जाम की डेट है वो मेंशन कर दीजिए, एग्जाम की डेट सबके लिए सेम है। If some relevant data is missing, is it fine to put a blank or dots there? See, इसके लिए क्वेश्चन के लिए मैं ये कहूंगी कि डू नॉट सी, द थिंग इज कि आप ऐसा सेंटेंस ही मत लिखिए जिसमें आपको ब्लैंक या डॉट्स डालने पड़े। आई डोंट थिंक इट इज एडवाइजेबल। मेरा आंसर है नो, इट इज नॉट फाइन टू पुट अ ब्लैंक और डॉट्स देयर। डू नॉट, आप खुद लिख रहे हैं, आप खुद चूज कर रहे हैं आपको क्या लिखना है, तो वही चीज चूज कीजिए जो आपको लग रहा है आप कंफर्टेबली लिख सकते हैं। ब्लैंक डालने की, डॉट्स डालने की, आई डोंट थिंक इट इज अप्रोप्रिएट थिंग टू डू फॉर द एग्जाम। ओके, डू नॉट डू दिस, अवॉइड राइटिंग एनीथिंग। आप ऐसी चीजें इन्वेंट मत कीजिए जहाँ रेलेवेंट डेटा मिसिंग हो। Then again a question is asked कि can we write negative points about the government? See, it is not about the government. You do not have to write the negative points, but you have to write the challenges. अगर कोई भी स्कीम है, कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ है, स्कीम है या कोई भी चीज़ है ऐसी जहाँ पे आपको अगर कुछ देना है तो आपका जो व्यू होना चाहिए वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड होना चाहिए। मैं आपको कभी भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप क्रिटिसाइज कीजिए, बट अगर कोई चीज़ है जिसके लूप होल्स है, जिसकी कोई चैलेंजेस हैं, तो आप उसको चैलेंजेस करके मेंशन कीजिए। आप उसको नेगेटिव पॉइंट्स करके मेंशन नहीं करेंगे। वो नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होते, वो चैलेंजेस होते हैं, वो इश्यूज होते हैं, कुछ रोड ब्लॉक्स होते हैं, कुछ बॉटल नेक्स होते हैं जो आपको मेंशन करने चाहिए ताकि आपका जो व्यू है
उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो बैलेंस्ड लगे आपको। ये गवर्नमेंट एग्जाम है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी तारीफ करके आ जानी है, आप तारीफ भी करें, एंड में आप उसके चैलेंजेस कोट करें, और इस तरह से आपका एग्जाम जो है वो बैलेंस्ड होगा, क्योंकि आपका एनालिटिकल पावर चेक की जा रही है, क्या आप उस तरह से एनालिसिस कर पा रहे हैं, वो चीज़ चेक की जाएगी। फिर क्लियर अबाउट स्पेसेस, नेक्स्ट स्लाइड में आई विल क्लियर यू अबाउट स्पेसेस कहाँ कैसे डालने हैं। कैन वी राइट द नेम ऑफ द पर्सन व्हेन वी राइट अ कोट? अवॉइड इट, avoid writing the name of the person, mention the quote, avoid writing the name of the person. Okay, how to manage spaces? देखिए, लेटर की अगर मैं बात करूं, आप अगर जैसे कोई चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पे, सपोज आप कोई एड्रेस लिख रहे हैं, लेट्स से आप लिख रहे हैं D35 और यहाँ पे साउथ एवेन्यू, और यहाँ पे सपोज आप लिख रहे हैं USA, ये आपका एड्रेस हो गया। इसके बाद आपको स्पेस मैनेज करने के लिए करना है, लाइन छोड़नी है एक, ठीक है। तो लाइन छोड़ने के लिए आप ये वाला पूरा जो ब्लॉक है, ये वाली जो पूरी लाइन है, ये आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस की एक एड्रेस मेंशन करना है, ये लाइन छोड़ देनी है, साउथ एवेन्यू सपोज ऐसा आपने मेंशन किया है, यहाँ पे कॉमा वगैरह नहीं डालना है, दिल्ली ऐसे मेंशन किया है सपोज, ये लाइन छोड़ के फिर आप यहाँ पे डेट लिखेंगे 23 सितंबर 2020, ठीक है, जो भी है। फिर यहाँ पे लाइन छोड़ देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको स्पेस मैनेज करना है। दूसरी चीज़, कई लोग क्या दिक्कत कर रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं तो ऐसे लिख रहे हैं सब्जेक्ट ही दिस 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 दिस, फिर यहाँ से लिख रहे हैं। ये ब्लॉक क्यों छोड़ रहे हैं आप लोग? ये ब्लॉक नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको पूरा यहाँ 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 इस तरह से लिखना है। ये मैंने बहुत लोगों के पेपर चेक किए हैं, तो मैं बता रही हूँ, जैसे आप यहाँ सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो ये पूरा आपको भरना है, ये ब्लॉक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी अगर लिख रहे हैं तो ये ब्लॉक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको पैराग्राफ कैसे चेंज करना है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि मान लो आपने यहाँ पे आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है, यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, यहाँ पे आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करने के लिए यहाँ से शुरू नहीं करना है, आप सीधा एक लाइन छोड़ दें सेफ साइड के लिए और यहीं से शुरू कर दें, ठीक है। यहाँ से सीधा एक लाइन छोड़ के यहीं से शुरू कर दें। आगे समझ में, यहाँ से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, पैराग्राफ चेंज करने का यही सही तरीका है। जो ये वाला मेथड होता है ना कि एक दो ब्लॉक छोड़ के फिर यहाँ से शुरू करते हैं, ये थोड़ा पुराना मेथड है। एक्चुअल मेथड यही है कि आप यहाँ से लिखने के बाद यहीं से लिखना शुरू करें, बीच में बस एक लाइन छोड़ दें, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि स्पेसेस के बारे में मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम्स थे जो मुझे लग रहा था कि हैं लाइंस वगैरह छोड़ने के लिए। लाइन कैसे छोड़ना है, हाउ टू लीव अ लाइन, हाउ टू चेंज पैराग्राफ्स, एंड प्लीज रिमेंबर टू चेंज पैराग्राफ्स। यार आप लोग पैराग्राफ्स क्यों नहीं चेंज करते हैं, आप ऐसे एकदम सीधा क्यों लिखते चले जाते हैं? प्लीज चेंज पैराग्राफ्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि वर्ड लिमिट में प्रेपोजिशंस काउंट होते हैं कि नहीं। येस, प्रेपोजिशंस आर काउंटेड, प्रेपोजिशंस आर काउंटेड। कोई अलग से आपको बैठकर वर्ड लिमिट में ब्लॉक्स इसीलिए बनाकर उन्होंने दिए हैं ताकि आप प्रेपोजिशन वो लोग काउंट कर सकें आपकी वर्ड लिमिट। तो वो प्रेपोजिशंस अलग से नहीं आपके अलग करने वाले हैं कि बैठ के एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो देखे कि कहाँ पर टू लिखा है, कहाँ पर दिस लिखा है। और कई लोगों को लिखता है कि लेस देन 3 वर्ड्स, क्योंकि वो हम चीज़ें स्कूल में फॉलो करते थे, वो यहाँ पर नहीं है। प्रेपोजिशंस काउंटेड है, जो भी जितने ब्लॉक्स आप फिल करते हैं उतने ब्लॉक्स काउंटेड हैं। फिर अगेन पूछते हैं कि फॉर्मेट काउंट होता है वर्ड लिमिट में कि नहीं होता है? फॉर्मेट भी काउंट होता है। एज आई सेड, वट एवर ब्लॉक्स यू आर फिलिंग दे आर काउंटेड इन द वर्ड लिमिट। ओके, अब हम लेटर का फॉर्मेट रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, एड्रेस ऑफ द सेंडर, डेट, नेम ऑफ द एड्रेसी, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। इसमें उल्टा दिया हुआ है, आप दोनों चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। सैल्यूटेशन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, दोनों सेफ सही है, बट सेफ मेरे को लग रहा है इस एग्जाम के पर्पज से सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, सैल्यूटेशन बाद में आना चाहिए, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन, बॉडी, इंक्लूजन, क्लोजिंग, नेम ऑफ द सेंडर। अगेन ये क्वेश्चन आता है कि अब हम एड्रेस ऑफ द सेंडर में भी उसका नाम लिखें और फिर नेम ऑफ द सेंडर में भी। प्लीज़ ये अवॉइड कीजिए, आप फालतू में एक वर्ड लिमिट वेस्ट करेंगे, मत कीजिए। सिर्फ एड्रेस लिखिए, यहाँ पे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, नाम आप एंड में लिख ही रहे हैं,
ठीक है, अगर आपको ये नेम ऑफ एड्रेस ही दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। एड्रेस कंपलसरी है, नेम दिया हो तो ठीक, वरना ये आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देन इनफॉर्मल लेटर में सिंपल आपका एड्रेस विद पिन कोड इसमें लिखा है, बट पिन कोड दिया है तो ठीक, तो सेंडर्स एड्रेस आएगा। फिर सिंपल एक लाइन छोड़कर डेट आ जाएगी, फिर सिंपल एक लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स आ जाएंगे, उसके बाद पैराग्राफ्स आ जाएंगे आपके विद लव, ये सब आ जाएगा, और आपका नाम आ जाएगा। बस बहुत सिंपल है, प्लीज फॉर्मेट्स रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और अगर मैं प्रेसी के फॉर्मेट की बात करूं तो प्रेसी में बार बार बोल रही हूँ, प्लीज मेंशन द टाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ है लास्ट मिनट टिप्स। आपको लास्ट मिनट में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये सारी टिप्स मैंने आप लोगों के पेपर्स चेक करने के बाद। पहली चीज़, प्लीज़ डिवाइड योर टाइम बिटवीन क्वेश्चंस। यू शुड नो कि आपको अगर एक ऐसे है और सपोज एक लेटर है, मैं इसी पे लेकर चलती हूँ कि अब से पहले यही फॉर्मेट फॉलो हुआ है, एग्जाम में से आया है। तो ऐसे अगर आपका 250 वर्ड्स का है, लेटर आपका 150 वर्ड्स का है, दोनों लेकिन 50-50 मार्क्स के हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आपको इसमें वर्ड ज़्यादा लिखने हैं और लेटर में आपके पास एक सेट फॉर्मेट है और काफ़ी सारे वर्ड जो है आपका फॉर्मेट ही ले लेगा। और आपने जो मैंने आपको इनफॉर्मल लेटर लिखने का जो तरीका बताया है उसमें मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा लाइंस तो रटा ही दी हैं कि ये लाइंस आपको फॉर्मल लेटर आ गया तो ये लिखना है, इनफॉर्मल आ गया तो ये लिखना है। तो आपका ज़्यादा चीज़ें, लेटर आपके लिए रिलेटिवली ईजी हो जाएगी चीज़, राइट। और अगर ट्रेसी ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे आपको डर लगता है तो हो सकता है वो आप चीज़ पहले अटेम्प्ट करें। तो आप अपने एग्जाम में पेपर देखते ही सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करके ये रियलाइज करें कि क्या आपके लिए ज़्यादा सिंपल चीज़ है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जो आपके लिए चीज़ सिंपल है, अटेम्प्ट सिंपल थिंग फर्स्ट, अटेम्प्ट द सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट। मेरा सजेशन है ये पर्सनल, दिस इज देन अप टू यू हाउ यू वांट टू टेक इट। और आप लोगों के लिए क्या वर्क करता है आप देख लीजिए। मेरे लिए यही वर्क करता था कि मैं पहले क्या करती थी, भले ही मेरा टियर 1 हो, 2 हो, 3 हो, मैंने हमेशा ये चीज़ फॉलो की है कि आप सिंपल वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लें। आपको पता है आपने 50 मार्क्स कर लिए हैं और सिंपल क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। आपने सपोज लेटर लिखना है तो लेटर 20 मिनट्स में आपने लिख लिया, तो अब आपके पास, आप एक तरह से टेंशन फ्री है कि आधा पेपर अटेम्प्ट हो चुका है और मेरे पास अभी मोर देन हाफ ऑफ द टाइम बचा है और मैं ये अपना जो है टॉपिक अटेम्प्ट कर सकती हूँ। ठीक है, सो यू हैव टू डिवाइड टाइम बिटवीन योर क्वेश्चंस। प्लीज अटेम्प्ट, ट्राई टू अटेम्प्ट द सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट, गेट इट ऑफ योर हेड। आपको पता है हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट चीज पे जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा इस चीज से फायदा होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मेंटल प्रेशर सबसे ज्यादा बुरी चीज होती है एग्जाम के टाइम पे। दूसरी चीज, क्लियर योर थॉट्स बिफोर पुटिंग पेन टू पेपर। you have to be clear in your mind what you are going to write, you have to be clear। आप कुछ भी लिखने की पहले सोचें कि आपको क्या लिखना है, क्या उसका फॉर्मेट होना चाहिए। आप सीधा लिखने लग जाते हैं और उसके बाद आप भावनाओं में बहकर, बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन कि हम भावनाओं में बहकर ये सब लिख देते हैं, तो आप जब तक पहले सोचेंगे नहीं, आप ट्रस्ट मी कि आपको लिखने में फिजिकल टास्क में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मेंटल टास्क में लगेगा। तो अपने दिमाग, अपनी थॉट्स पूरी क्लियर कर लीजिए, 5 से 10 मिनट लीजिए टू थिंक एंड देन राइट। ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी जल्दी लिख लेंगे और अच्छा लिखेंगे, बेटर रिजल्ट आएगा। दिस इज व्हाट आई फॉलो एंड दिस इज ऑलवेज वर्कड फॉर मी। देन स्टिक टू द वर्ड लिमिट। अगर आप अपने थॉट्स क्लियर रखेंगे, अगर अपना ड्राफ्ट क्लियर रखेंगे, आपके दिमाग में सब चीज़ें होंगी, तो आप ऑब्वियसली अपनी वर्ड लिमिट पे स्टिक करेंगे, वो आपका टाइम भी सेव करेगा। अगर आप वर्ड लिमिट क्रॉस करते हैं तो यूएफएम तो चलो होगा सो होगा, लेकिन आप जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर देंगे, उसके आपके मार्क्स चले जाएंगे। देन आप प्लीज़, मैं आपको बोलती हूँ बार बार कि मेंटली आप बिल्कुल जो ना अपने आप को फ्री रखें एग्जाम में, वो सबसे बड़ा वो होता है, गेम है इस चीज़ का कि आप मेंटल प्रेशर कितना हैंडल कर पाते हैं। देन डोंट ट्राई टू बी टू फ्लावरी। आपको एक चीज़ लिखनी है, आप लिखिए उसको सिंपल तरीके से लिखिए, बहुत ज़्यादा आपको फ्लावरी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा चीज़ें वैसे करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ही इम्प्रेसिव कुछ लिख दें या ऐसा कुछ है। अगर आप में वो चीज़ है, आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, कुछ है आपको, आप में टैलेंट है राइटिंग का, वेल एंड गुड, लिखिए प्लीज़। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, मैंने ये बहुत देखा है कि आप लोग क्या करते हैं, फ्लावरी होने के चक्कर में
पॉइंट्स मिस करते जाते हैं, अच्छी अच्छी लाइंस लिखने की कोशिश करते हैं लेकिन पॉइंट्स मिस हो जाते हैं. तो डू नॉट ट्राई टू बी वेरी फ्लावरी, राइट द पॉइंट्स, दैट विल गेट यू मार्क्स. Then underline important points, underline your important points. You have to that it actually adds. UFM में काउंट नहीं होगा, मैंने खुद अंडरलाइन किया था. हालांकि जो स्ट्रे मार्क्स वाला है वो एक कोई स्ट्रे मार्क नहीं होगा. इफ यू आर हाईलाइटिंग सम पॉइंट इन योर एसे और योर लेटर, देन आई थिंक इट इज फाइन. ऐसे में तो करना चाहिए, लेटर में भी आप सब्जेक्ट अंडरलाइन कर सकते हैं. दिस इज व्हाट आई डिड. स्ट्रे मार्क्स के लिए आई डोंट थिंक वो दैट काउंट्स इन स्ट्रे मार्क्स. Then pay attention to your handwriting. Please pay attention. I am so tired of reading illegible handwriting. और अगर मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो सबको ही होगा. आप अपनी हैंडराइटिंग अच्छी रखेंगे. और मेरे पास भी कोई ऐसा पेपर आ जाता है जिसमें हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है ना, मुझे ही पढ़ने में अच्छा लगता है. और मतलब एक तो ना दिमाग में पहले आ जाता है कि यार इस बच्चे को तो मार्क्स ठीक ठाक दे ही दो. तो कम से कम बहुत अच्छी ना लिखिए, ऐसी हैंडराइटिंग लिखिए जो एग्जामिनर के पढ़ने के लिए वो. मेरे पास भी मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि अगर ऐसा पेपर आ जाता है जिसमें हैंडराइटिंग बड़ी वो है तो मैं भी 2-3 दिन लगा देती हूँ उसको चेक करने में. मेरे को भी आलस आता है. तो ट्राई कीजिए आप इस तरह से लिखें कि ऐसे सामने वाले को थोड़ा मजा आए आपका पढ़ने में कि क्या लिखा है. तो हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एक्सक्यूज मी. देन एक रात पहले प्लीज प्रिपेयर कीजिए, अपना बैग लगाइए, अपना एडमिट कार्ड रखिए. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बता रही हूँ. योर एडमिट कार्ड शुड बी विद यू. प्रिंट आउट निकाल लीजिए. सब कुछ सुबह कुछ हबड़ दबड़ नहीं करनी है आपको, बिल्कुल फ्री माइंड से आप जाइए. अपना बैग, योर कीप योर वाटर बॉटल, डिसाइड व्हाट यू वांट टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, कीप इट रेडी. इफ यू आर लिविंग अलोन, कीप योर ब्रेकफास्ट मतलब प्लान्ड एंड रेडी. एंड आपको कैसे ट्रैवल करना है, किसके से कैसे करना है, कहाँ जाना है, जो आपका सेंटर है वो कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको एक दिन पहले ही प्रिपेयर कीजिए ताकि आप एकदम दिमाग से फ्री हों और सैटरडे नाइट ही आप सब कुछ कर लीजिए. देन रीच द सेंटर ऑन टाइम. बहुत ज़्यादा आपका जो है ना दिमाग इस चीज़ से क्लियर हो जाता है आप सेंटर टाइम पे रहें जाए पहुँचे तो. और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बार बार बोल रही हूँ, स्टे काम. अनएक्सपेक्टेड आया भी तो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, ईजी होगा. नॉनदलेस ट्राई टू फोकस ऑन दैट पार्ट. ओके, ये मेरी लास्ट मिनट टिप्स हैं. उसके अलावा बहुत बच्चे पूछते हैं कि पेन अपना लेके जाना है कि वहाँ पे मिलेगा. देखिए मेरे टाइम पे मुझे पेन मैं खुद लेके गई थी और पेन नहीं मिले थे. और CGL टीयर 1 टीयर 2 में पेन मिलने लगे हैं. तब हमारे टाइम पे भी टीयर 1 टीयर 2 में मिले थे, टीयर 3 में पेन नहीं मिले थे. मुझे नहीं पता उसके बाद कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे सेंटर में पेन मिले थे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मिले थे. टू बी ऑन अ सेफर साइड, कैरी अ ब्लू बॉल पॉइंट पेन टू बी ऑन अ सेफर साइड. ठीक है, बॉल पॉइंट पेन लेकर जाइए. बार बार पायलट पेन वगैरह थोड़ा अवॉइड कीजिए, इंक फैलने का खतरा रहता है. वाटर प्रूफ पेन लेकर जाइए. एक अच्छा 5-10 रुपए का पेन लेकर जाइए. अगर मिलता है सेंटर से वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो आपके पास अपना पेन होना चाहिए. पेंसिल ले जाने की इतनी कोई वो नहीं है, पेंसिल ले जा सकते तो ठीक है, वरना एटलीस्ट पेन आई थिंक अलाउड होना चाहिए. और आई थिंक वाटर बॉटल वगैरह के लिए भी टू बी ऑन अ सेफर साइड कैरी जो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स होती है ना वो कैरी करने की कोशिश कीजिए ताकि दे डोंट द सेंटर गाइज दे डोंट डिस्टर्ब यू एंड ऑल. वो होता है कई जगह पे, कई सेंटर्स में मैंने ये सुना है कि अगर आप कलर्ड बॉटल्स वगैरह कैरी करते हैं तो चीटिंग वगैरह बचाने के लिए. हालांकि मुझे नहीं लगता टीयर 3 में आपको इसे चीटिंग मटेरियल कैरी कर सकते हैं, बट स्टिल टू बी ऑन अ सेफर साइड, टू एस्केप ऑल दैट, कैरी अ क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल विद यू एंड योर एडमिट कार्ड ड्यूली फिल्ड अप, जो अपने साथ अच्छे से कैरी कीजिए ये चीज़ें. और ये बात भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप अपना जो पेपर मिलते ही पहला पेज अच्छे से फिल कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और दूसरी बात ये है, लास्ट में मैं नहीं कहना चाहूँगी कि कल मैं आप लोगों के साथ एक इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन करने वाली हूँ 12 PM नून पे. ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. और मैं आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे लाइव जुड़ूंगी कल. और अगर बच्चे आपके कोई भी डाउट्स अभी बचे हैं स्टिल, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. और फ्यूचर के लिए भी कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं. आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू ऑल द टाइम. एंड this at the end I would like to thank you all. 30 sessions हो गए हैं, स्पेशल सेशंस. इट वॉज हेक्टिक फॉर मी अलॉन्ग विद माई जॉब, बट स्टिल सिंस पैशन है मेरा पढ़ाना, टीचिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है.
तो मैंने सोचा why not give some time to this and share my knowledge. And so hope to see you soon again tomorrow. If you have any doubts, please connect with me on the Instagram live. एंड उसके अलावा कमेंट्स में भी आप कोशिश मैं रिप्लाई करूँगी, रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी. ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड stay healthy and stay positive. The exam will be really good, and take care. Good night.